जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पीटी 365 जो है उसकी कंप्लीट पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स देखेंगे। अप्रोक्स 70 पेजेज हैं इसमें, जिसका हम लोग 8 स्लाइड्स में पूरा कंप्लीट कवरिंग करेंगे और एक टू द पॉइंट होगा जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सीरीज हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बेसिकली आप उससे क्या कर सकते हो कि रिवीजन और एक मतलब इजीली उनको याद कर सकते हो और उनका क्विकली रिवीजन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा और लिंक है वहाँ पे दिया हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यदि वीडियो आपके लिए लगता है कि यूजफुल होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का है। तो बेसिकली न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली जो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको दूसरा नाम 129th अमेंडमेंट बिल 2024 रखा गया और अभी इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसको रिव्यू किया जाएगा। 129th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसमें नया आर्टिकल 82A को जोड़ा जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, बेसिकली इसमें जो इलेक्शन कमीशन होगा लोकसभा और स्टेट ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन को एक साथ कराएगा। इसमें जो टर्म्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव है वो विल एंड विद द फुल टर्म्स ऑफ लोकसभा के साथ ही वो कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 83 को अमेंड करके इसमें 3 वर्ड्स बेसिकली डिफाइन किया गया है। अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शन के बारे में कहा गया कि यदि लोकसभा को 5 साल के पहले यदि डिजोल्व कर दिया जाता है तो जो नेक्स्ट लोकसभा होगा उसी पीरियड तक के लिए उसको नया लोकसभा उसी सिर्फ ओनली कंस्टिट्यूटेड ओनली फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए। ठीक है। अनएक्सपायर्ड जो टर्म है उसका का मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम और पीरियड जो टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म के बीच का जो टाइम है वो अनएक्सपायर्ड टर्म उसको कहा जाए। आर्टिकल 172 में है कि बेसिकली अनएक्सपायर्ड टर्म और फुल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में इसमें बात किया गया। आर्टिकल 327 में कहा गया कि मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर होगा कि वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उससे इलेक्शन से रिलेटेड अपना प्रोविजंस बना सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केरला में 1960 के इलेक्शंस में लागू किया गया था। ये बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यूज किया जाता है बेसिकली फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए। साइलेंस पीरियड होता है क्या है कि पॉलिटिकल जो कैंपेन होता है उसको बैन कर दिया जाता है बिफोर वोटिंग और 48 आवर्स पहले इसको वोटिंग डे से पहले बंद कर दिया जाता है और पोलिंग एंडिंग के बाद ही इसको तब इस पीरियड को खत्म होता है। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो मैं अभी न्यूज में रहा है कि ने सुप्रीम कोर्ट में किशोर चंद संगनलाल राठौर केस में बताया है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है, यदि मैनिफेस्टरी आर्बिट्रेरी मनमाना तरीके से यदि कोई ऑर्डर देता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर मतलब उसको रिव्यू किया जा सकता है। वैसे है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, वो अनचैलेंजेबल होता है किसी कोर्ट में, लेकिन इस केस में जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई है। डिलिमिटेशन का बेसिकली इसका काम क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट्स और जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज होता है उसको डिफाइन किया जाता है डिलिमिटेशन के थ्रू। आर्टिकल 82 में बात किया जाता है ये डिलिमिटेशन का ऐसे अधिकार दिया गया है कि और ये पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार ये डिटरमाइन होता है। अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना किया गया, 1952 में, 1963 में, 73 में, 2002 में और ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आर्टिकल 329 बी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट करे कि जुडिशियल इंटरवेंशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब जो भी जुडिशियरी है उसका जो रोल है और इलेक्शन प्रोसेस में उसको मतलब एक लिमिट तक इंटरवेन करे। 329 बी के अनुसार के नो इलेक्शन और टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन इन एक्सेप्ट थ्रू द इलेक्शन पिटीशन शैल बी फाइल्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड लॉ मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो उसके अलावा यदि स्टेट और पार्लियामेंट के जो कानून उसमें उसमें जो कोर्ट का मतलब इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इन एन
पोन्नुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर नामक्कल कंस्टिट्यूंसी। इसमें कहा है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोटिफाई कर दे कि इलेक्शन प्रोसेस को, तो कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन और इंटरफेयर। होम वोटिंग की बात करें तो 2024 के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक मतलब प्रोसेस शुरू किया गया है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं 40% बेंचमार्क तक डिसेबल, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका एज 85 ईयर्स तक का है, उनको होम वोटिंग के थ्रू ये सुविधा दी गई। बेसिकली क्या वो अपने घर पर चाहिए वोटिंग कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू, और उनके सिक्रेसी को काफ़ी मतलब मेंटेन किया जा रहा है। फॉर्म 17C की बात करें यहाँ पे, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी को मतलब पोलिंग ऑफिशियल्स के अलावा किसी के साथ भी जो जो इंफॉर्मेशन है इलेक्शन से रिलेटेड वो शेयर नहीं किया जाएगा। फॉर्म 17C को बेसिकली ये क्या होता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंदर आता है। इसको दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट बेसिकली रिलेटेड है जो भी एलिजिबल वोटर्स है उसके किस कौन सा बूथ असाइन हुआ है और कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में है बेसिकली जो कैंडिडेट है उसके इन्फॉर्मेशन और टोटल वोट कितना रिसीव किया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को नहीं आना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रिट पिटिशन चैलेंजिंग आउटसाइड द 10th शेड्यूल के अंदर। एंटी डिफेक्शन जो लॉ क्या है बेसिकली कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए दैट इलेक्टेड और ऑन अ टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और वॉलंटरी गिव अप देयर पार्टनरशिप में एक 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है, और 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको किया गया था। इसमें ये जो डिसीजन होगा एंटी होता है वो डिसाइड किया जाता है प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है यदि पार्टी मेंबरशिप वॉलंटरी गिव अप कर देता है, या क्या करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो नहीं करता है, और 15 दिन के अंदर उनको कोई भी मतलब पार्टी के द्वारा वो अपना आइडेंटिफाई करके उनको डिसमिस कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंट मेंबर कोई है और वो इलेक्शन जीतता है और कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर इलेक्शन, तो भी वो एंटी लॉ के अंदर के आ जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें यहाँ पे, नॉमिनेटेड मेंबर यदि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ के बाद कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस समय भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ जाता है। एक्सेप्शन यही है कि यदि कोई भी पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ किसी पार्टी में मर्ज कर जाती है तो इसके में वो नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बनाने की बात हो रही है जिसका बेसिकली अपॉइंट और इलेक्टेड किया जाता है बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये अपना रिपोर्ट हाउस और स्पीकर को या सेक्रेटरीट को अपना सबमिट करता है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया। बेसिकली दो कमेटी जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में मोंटेगू और रिफॉर्म के दौरान हुआ था। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। एस्टिमेट कमेटी 1950 में किया गया था, और बेसिकली इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से ही आते हैं। इनका जो बेसिकली वर्क होता है वो पॉलिसीज होती है उसका दैट सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी ब्रिंग एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या एफिशिएंसी कैसे लाया जा सकता है इसके लिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो वर्क है वो बेसिकली ऑडिटिंग रिव्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट को 2 साल के लिए टेन्योर को करने की बात हो रही है, और अपॉइंट किया जाता है एसीसी के द्वारा, सीनियरिटी कम मेरिट के द्वारा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 ट्रांजेक्शन बिजनेस रूल 1961 के। इसका फंक्शन क्या होता है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन है उनको इंश्योर करना, ठीक है, और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच भी किसी तरह की यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना। इस सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिस जो चेयरमैन होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो बेसिकली क्या है कि यूनिटी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द ऑल द रिलीजन के लिए है। इसमें क्या क्या पर्सनल लॉ में क्या क्या इंक्लूड है, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, आर्टिकल 44 आता है और 4 के अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो जसलीला शाहजी और यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2024 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि राइट ऑफ डेन्यू जो डिटेन पर्सन टू मेक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का कि डिटेंस अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय द कोर्ट और बियर रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हिम और इन दैट एक्टिविटी डेंजरस टू अ पब्लिक ऑर्डर के यदि उसकी एक्टिविटी आधारित तो उस आधार पे उसको क्या गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इसी के लिए कानून बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पर आर्टिकल 22 के अंतर्गत।
राइट टू बी फॉरगेटन की बात करें यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा टू द इशू ऑफ राइट ऑफ फॉरगेटन कंसर्निंग द डिजिटल प्राइवेसी। यदि किसी का पर्सनल डेटा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो मिसयूज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग राइट टू इरेज it also be an known as a right to erase and deal with the individual right to have a control to use of personal data of by organization। ठीक है। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो राइट टू बी फॉरगेटन है, पार्ट ऑफ द राइट टू अप्लाई अंडर आर्टिकल 21 के अंदर। फिजिकल फेडरलिज्म की बात करें तो इसमें कहता है कि कैसे फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट शेयर फंड्स एक दूसरे के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द इंडियन फेडरल सिस्टम में कैसे अपना करते हैं। 7th शेड्यूल में बात करते हैं जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आर्टिकल 246 में रेवेन्यू का जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स लेविट कुछ सेंटर के द्वारा लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जीएसटी की बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स आर्टिकल 269 ए में है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा और किसके रिकमेंडेशन पर, जीएसटी काउंसिल के द्वारा। स्टेट स्पेशल क्राइटेरिया की बात करें तो बिहार और आंध्र प्रदेश ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग किया था। बेसिकली इसका जो बेस होता है वो जियोग्राफिकल और सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को यदि स्टेट फेस कर रहा है तो किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम 5th फाइनेंस कमीशन जो के द्वारा 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और आसाम और नागालैंड को दिया गया था। बाद में सिक्किम और त्रिपुरा को ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था और बेसिकली बेस्ट होता आधारित होता है गैडकिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पे। ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि हिली और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लैंड पॉपुलेशन डेंसिटी, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होना चाहिए और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो एडीआर एक प्रोसेस है जिसमें क्या जो डिस्प्यूट्स है को उनको एड्रेस किया जाता है और सेटल किया जाता है आउटसाइड द कोर्ट रूम के बाहर उनको सेटल किया जाता है। इस तरह के जैसे कि सिविल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल मैटर्स जो होता है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है और uses neutral third party to communicate and resolve dispute। टाइप्स में एक बात करते हैं आर्बिट्रेशन होता है, मेडिएशन होता है, कंसिलेशन, नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेटिव लॉ। 6th शेड्यूल की बात करें तो लद्दाख जो है कि अपने आप को 6th शेड्यूल में मतलब लाने की काफी मांग कर रहे हैं। इसमें क्या था कि 244 का रिजल्टेड और ये बारदोलोई कमेटी के आधार पर मतलब रिकमेंडेशन पे इसको किया इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर 244 टू में। इसमें क्या होता है बेसिकली कि रिकमेंडेशन है इससे कि गवर्नर टू क्रिएट कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल इन द सेक्रेटरियल एरिया। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है कि 30 मेंबर्स होते हैं जिसपे 4 गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 26 से इलेक्ट किए जाते हैं और भी प्रेजेंट में 10 एडीसी इन 4 राज्यों में स्थित है। एआरसी में क्या होता है कि ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स में ये जो बेसिकली जो ट्राइबल्स होते हैं स्पेसिफिक ट्राइबल्स विद इन रीजन ऑफ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। एडीसी एंड और एआरसी के पास ये लॉ मतलब पावर होता है कि लॉ बना सकता है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम से रिलेटेड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल 3 में है सेंटर के पास ये अधिकार है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड क्रिएशन एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स एज पर दिस। किसके पास ये अधिकार है? पार्लियामेंट के पास इसके अधिकार है और इसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इसको क्या पास किया जाता है। अ, ठीक है। और इसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना जरूरी है और इस जो भी प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे बिल को लेजिस्लेचर टू द स्टेट्स विद एक्सप्रेस देयर व्यू और विद इन स्पेसिफाइड टाइम के लिए प्रेसिडेंट क्या होता है स्टेट के पास भेजते हैं कि वो अपना रिव्यू दे सके। ठीक है। और इनको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इनको कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, वहां से अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके वो कंप्लीट कर सकते हैं। लोक अदालत की बात करें यहाँ पे तो जो सुप्रीम कोर्ट है अपने 75वें एस्टेब्लिशमेंट पे जो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया था। बेसिकली लोक अदालत होता क्या है कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है और ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के अंदर। ठीक है। 2002 में एक्ट वाज अमेंडेड टू एस्टेब्लिश लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और एक गाइड होता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे होता है। ठीक है। और ये नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और भारतीय सख्त अधिनियम 2003।
2023। इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है और जो डिसीजन होता है इसका फाइनल और बाइंडिंग होता है, नो अपील कैन बी चेक अगेंस्ट इट्स डिसीजन। फर्स्ट लोक अदालत जो एस्टेब्लिश किया गया था गुजरात जूनागढ़ में 1982 में किया गया था। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो बेसिकली इसको क्या जो केस लोड है उसको कम करने के लिए इसको किया जाता है। इसमें आर्टिकल थ्री टू थ्री ए और 323 बी के अंदर में आता है। कैट जो है हमारा आर्टिकल 323 ए में आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राम न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न रेज किया है कि जो ग्राम न्यायालय से विलेज कोर्ट्स हैं वो मैंडेट के अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर किया जाता है। इनका बेसिकली पर्पस क्या है कि जो मतलब जो डिसेबल पर्सन हैं या वैसे पर्सन जो सोशल इकोनॉमिक आधार मतलब वो उनको भी कम्प्लीटली न्याय मिल सके, उनको किसी तरह के जस्टिस से डिनाइड न होना पड़े। ठीक है। एज मोबाइल कोर्ट काम करता है और बहुत सिविल और क्रिमिनल इसके जुरिस्डिक्शन को ये क्या कर सकता है, डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकता है विलेज लेवल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें यहाँ पे तो झारखंड गवर्नमेंट एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था सेंट्रल के अगेंस्ट टू डिलेइंग अपॉइंटमेंट ऑफ मतलब वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 90 एक्ट 1971 के अंदर आता है, जिसमें आर्टिकल 129 और 215 में अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ को पनिश कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें यहाँ पे तो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है टू पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 डिसमिस कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो गिवन सेप इन रूपा अशोक हो रहा और केस में क्रिएटिव पावर ऑफ द कोर्ट फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 142 पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की बात करें तो मच मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग रेप केसेस के में बेसिकली इसका यूज किया जाए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। और इसमें है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2019 से 26 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और इसका जो फंडिंग होता है निर्भया फंड के थ्रू होता है और इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैरिटल रेप एक्सेप्शन अंडर द सेक्शन 375 और सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता रिस्पेक्टिवली। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है इसको किसको रिप्लेस किया इसने इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस किया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करें रेगुलेशन एक्ट FCRA एक्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी कहा कि बहुत सारे जो NGOज हैं उनको जो फंड मिला है बेसिकली वो अपना फंड को मैलिशियस प्रोटेस्ट और रिलीजियस कन्वर्जन और एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटी में यूज करें, इसलिए उनके जो रजिस्ट्रेशन है सबको कैंसिल कर दिया गया और उनको फंड जो वो पैसे उनको बंद कर दिया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की बात करें तो इसका स्थापना 1963 में संतानों कमेटी के और रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया था। बेसिकली किसी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन और ग्रीवेंस के अंतर्गत आता है। ये नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो गवर्न होता है बाय दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर और ये मतलब इंटरपोल के मेंबर कंट्रीज के बिहाफ में काम करता है इंडिया की तरफ से। और ये इसका मोटो इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। करप्शन को कम्बैट करने के पब्लिक लाइफ में इसके लोकपाल की बात करें तो ये क्या है एंटी करप्शन ओम्बड्समैन एट सेंटर एस्टेब्लिश बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 टू इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। और इसका रिकमेंडेशन फर्स्ट और सेकंड ARC जो रिपोर्ट था उसके आधार पे किया गया था कि लोकपाल को बनाया जाना चाहिए। लोकायुक्त जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है। लोकायुक्त का जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर के द्वारा किया जाता है विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकपाल के जो होता है इसका चेयरपर्सन होता है और इसमें 8 मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है और जो 8 मेंबर्स होते हैं 50% जो मेंबर्स हों वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो फर्स्ट लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, 2019 में चूज किया गया था उनको। इनको एक सिलेक्शन इनका चेयरपर्सन और मेंबर्स को जो मतलब अपॉइंटमेंट होता है सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर होता है। यूपीएससी की बात करें यहाँ पे तो यूपीएससी क्या है कि आर्टिकल 315 में कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए एट यूनियन और पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए एट स्टेट। यूपीएससी चेयरमैन की बात करें तो आर्टिकल 316 में इनका वर्णन किया गया है और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इनका टर्म 6 साल और 65 साल होता है, जो सबसे पहले आ जाए उनका कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर जो 10 ईयर्स तक एटलीस्ट वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको एलिजिबल माना जाता है। आगे के लिए ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होता है। इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बेस होता है एडजस्टमेंट एडजस्ट इंसॉल्वेंट या पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफिस एंड और इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। लॉ कमीशन की बात करें तो प्रेसिडेंट ने 23rd लॉ कमीशन को 3 साल के लिए अप्रूवल दिया है। 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक का 23rd लॉ कमीशन बेसिकली रिव्यू करेगा, जो लीगल रिफॉर्म्स हैं से रिलेटेड रिव्यू और रिकमेंड करेगा फॉर द कंपोजिशन के। इसमें फुल टाइम एक चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर्स होता है और एडिशनल ऑफिशियल मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट टाइम 1834 में बाय गवर्नर जनरल के द्वारा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और चेयर किया गया था लॉर्ड मैकाले इसके फर्स्ट में चेयर थे और चेयरमैन थे। और ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में जो चेयर किया गया मतलब बनाया गया फर्स्ट लॉ कमीशन, उसके MC तलवाड़ उसके अध्यक्ष थे। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करता है। बेसिकली इसका जो एम है गुड गवर्नेंस अंडर द रूल ऑफ लॉ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है CVC एक्ट 2003 के अंदर। इसका स्थापना 1964 में किया गया था फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट टू अनाउंस के संथानम कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है। मेंबर तीन तीन मेंबर बॉडी होते हैं इसमें। एक सेंट्रल से विजिलेंस कमिश्नर होता है, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो एक हाई कमेटी के रिकमेंडेशन किया जाता है। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग अभी 10 साल इसने अपने फाउंडेशन कंप्लीट किया है। बेसिकली गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, 2015 में स्थापित किया गया था प्लानिंग कमीशन के को रिप्लेस करके। इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, CM ऑफ ऑल स्टेट्स, UT होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, 100% मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। जो CEO हो इसको होते हैं वो अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर प्लस टेन्योर और इनका रैंक होता है एज ए सेक्रेटरी ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इनका काम जो रिपोर्ट्स रिलीज होते हैं SDG इंडेक्स हो गया, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन 7 रिपोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स ITC इसके रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं। राइट टू फॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट की बात करें तो इनेक्ट हुआ था 2000 जून 2005 में और लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। इसका जो बेसिकली पर्पस है कि सिटीजन्स के जो राइट होते हैं सिक्योर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकता है अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। इसके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो बात करें यहाँ मेंबर्स के तो वन इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ होता है और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जिनका नंबर 10 तक होता है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है कमेटी के द्वारा। और कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, इसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। CIC टेन्योर जो होता है 3 साल का होता है। मिशन कर्मयोगी की बात करें तो बेसिकली क्या जाता है क्रिएट प्रोफेशनल और वेल ट्रेन और फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विस, जो बेसिकली क्या इंडिया के डेवलपमेंट एस्पिरेशंस नेशनल प्रोग्राम और प्रायोरिटी को क्लियरली वो अंडरस्टैंड करते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर इफेक्टिवनेस टू प्रोवाइड फीडबैक ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका टाइमलाइन 21 डेज का रखा गया, पहले 30 डेज का था। जन योजना अभियान की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ पंचायत ने लॉन्च किया पीपल प्लान कैंपेन जन योजना अभियान फॉर द प्रिपरेशन पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2025-26। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया है कि राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज आर्टिकल बाय 49-21 of the Constitution. Judgment was made under the writ petition MK रंजीत सिंह और तो प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न हाइट्स हैबिटेट के उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 14-21 गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू द इक्वलिटी एंड लाइफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव अभी आसाम में गवर्नमेंट शुरू किया है। बेसिकली इसमें क्या है कि को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट के नीचे, जिसका हेड होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जिसके पास सारी पावर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके तरह ही होते हैं। इसका बेसिक सिग्निफिकेंस है डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाना है, इनहेंस गवर्नेंस बढ़ाना है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज देना है, प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। सो फ्रेंड्स ये पॉलिटी का कंप्लीट
शॉर्ट क्विक रिवीजन था, शॉर्ट नोट्स था। जिसको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।